मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अमनदीप आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है, वो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन द इंडियन इकोनॉमी। कि एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की और सर्विस सेक्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है या उनका क्या योगदान है। तो आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर का, कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, और यू कैन से द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। देखिए, हर एक जो आदमी है, डिफरेंट जो पर्सन्स हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड। कुछ लोग जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, कुछ एग्रीकल्चर में खेती करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में है, कोई बैंकिंग में लगा हुआ है, कोई इंश्योरेंस में लगा हुआ है, कोई हेल्थ के अंदर सर्विसेज दे रहा है, कोई एजुकेशन में टीचर बन के देश की हेल्प कर रहा है, कुछ लोग होटल के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ लोग आर्मी के अंदर लगे हुए हैं। तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज हैं जिससे लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, उन एक्टिविटीज को हम जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज, 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड आपका है इंडस्ट्री सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोल देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड आपका जो है सर्विस सेक्टर। तो किसी भी देश के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, एक्टिविटीज को आप 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हो। पहला है प्राइमरी सेक्टर, विच इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर। थर्ड इज सर्विसेज सेक्टर। ये जो आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, होटल है, आर्मी है, ये सारे का सारा सर्विस सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आती हैं, और इंडस्ट्रीज के अंदर सारे का सारा प्रोडक्शन जो है, जो भी आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हैं, फैक्ट्रीज है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। अब ये जो बात है कि ये जो तीनों सेक्टर हैं, ये तीनों सेक्टर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? हमने ये देखा कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, दे आर नोन एज सेक्टर्स। इनको ग्रुप में बांट सकते हैं एज सेक्टर, और इसको हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर भी इसको बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये तीनों अलग अलग हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है और सर्विस सेक्टर है, दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब एक सेक्टर जो है अपना सामान जो बेच रहा है दूसरे सेक्टर को, या फिर यूं कह लो कि दूसरा सेक्टर जो है वो इनपुट खरीद रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में दूसरे सेक्टर से। जैसे आप एग्जांपल लो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। एक प्राइमरी सेक्टर है और एक सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आ गई सारी की सारी, और सेकेंडरी में आपकी इंडस्ट्रीज आ गई। अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर जो आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कॉटन है, आपका शुगर केन है, ऑयल है, ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो ये जो प्रोडक्ट जो है प्राइमरी सेक्टर जो है, उसको मार्केट कहां से मिलेगी, इन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट कहां से मिलेगी, इंडस्ट्रीज से मिलेगी। इंडस्ट्रीज जो है ये सामान उसका खरीदेगी। अब जैसे शुगर केन है, गन्ना है, गन्ना जो है इंडस्ट्रीज मांगती हैं ताकि जो शुगर इंडस्ट्री है उस गन्ने से क्या बना सके, शुगर बना सके। तो इस तरह हमें पता लगा कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अब दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है, जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, वो भी
प्राइमरी सेक्टर को कुछ देता है। जिस तरह प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल जाता है, ऑयल है, शुगर केन है, इसके अलावा आपका टेक्सटाइल के लिए कॉटन है। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर जो है वो भी प्राइमरी सेक्टर को कुछ देता है। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो हैं, कृषि को चलाने के लिए कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, उन साधनों को कौन देता है? सेकेंडरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर को अवेलेबल करवाता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो हैं, खाद वगैरह जो हैं, वो सारी की सारी कौन प्रोवाइड करवा रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर। तो कृषि के लिए जो आपको कृषि के उत्पादन के लिए आपको जिन साधनों की, फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, वो कौन अवेलेबल करवाता है? सेकेंडरी सेक्टर। तो हमें आज पता लगा कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल देता है, उससे सेकेंडरी सेक्टर को कुछ आइटम्स मिलती हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार करता है। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल करवाता है। अब ये जो तीसरा सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये इन दोनों पे, क्या ये दोनों सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल। सर्विस सेक्टर जो है उसमें क्या आता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो सर्विस सेक्टर अवेलेबल करवाता है। वेयर हाउसिंग है, तो ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, इन सब की जो नीड है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को होती है। अगर आप प्राइमरी सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर गांव से अगर शहर में या फैक्ट्री में पहुंचाना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्विस सेक्टर की आइटम है। इसके अलावा बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये हर एक एरिया में आपको मिलेगा, तो ये भी सर्विस सेक्टर की एक सर्विस है। तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर जो है वो, सर्विस सेक्टर की जरूरत पड़ती है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सर्विस सेक्टर के अंदर जितने लोग लगे हुए हैं इनको मार्केट कहां से मिलती है? प्राइमरी सेक्टर से। क्लियर? तो इस तरह हमें पता लगा कि ये जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, ये तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तीनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, कोई अकेला काम नहीं कर सकता। सो द को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स इज इसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अगर किसी देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, औद्योगिक विकास करना है, तो इन तीनों सेक्टर्स का आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये तीनों ही सेक्टर जो हैं देश की इकोनॉमी के अंदर अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या रोल है देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, या इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। So today's main topic is importance, or you can say the role of agriculture in Indian economy. अगर हम बात करें एग्रीकल्चर जो है उसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो 46.2% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और देश की अगर जीडीपी की में बात करें तो 15.3% कंट्रीब्यूशन जो है वो देश की नेशनल इनकम या जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करती है। कौन? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बहुत लोग लगे हुए हैं, और एग्रीकल्चर जो है अभी भी देश की नेशनल इनकम में अभी भी जो है 15.3% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो रॉ मटेरियल है वो कहां से लेती हैं? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेती है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ कॉटन, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से राइस कह लो, या इसके अलावा आपका जो दूसरी जो चीजें हैं
वो भी आपको इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए होती है। शुगर केन है, तो तेल के लिए आपको सरसों है, कपास है, नरमा है, चावल है, गन्ना है, ये सारी की सारी आइटम्स जो है वो एग्रीकल्चर से मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर इंडिया में अभी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का क्या रोल है। गुन्नार माइडल जो है वो ये कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में देखनी है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट अगर इंडिया को करनी है, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो इसमें काफी ज्यादा योगदान देगा। तो अगर किसी कंट्री को, और स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर इंडिया में अगर आपने करना हो, तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा? दैट विल बी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमने आज क्या पॉइंट डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। अगर हम देखें कि नेशनल इनकम जो हमारी है, राष्ट्रीय आय जो है हमारी, उसमें एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, तो हमें पता लगेगा कि अगर हम 1950-1951 का डाटा लें तो वहां पे नेशनल इनकम में 61% कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का था। नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो देश की टोटल जो राष्ट्रीय आय है उसमें 61% योगदान एग्रीकल्चर का था 1951 और 1951 में। अगर हम 2016-17 का लेटेस्ट डाटा लें तो 15.3% कंट्रीब्यूशन आज भी एग्रीकल्चर दे रही है नेशनल इनकम। तो इससे हमें पता लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का अभी भी काफी ज्यादा योगदान है। बट अगर हम देखें कि 61% से 15.3% हो गया, ये घट रहा है, बट फिर भी अगर हम अदर कंट्रीज की तुलना करें, अदर कंट्रीज की अगर आप बात करें जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका जो, इनके देश के अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 1%। तो नेशनल इनकम के अंदर डेवलप नेशन जो है उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% है, जबकि इंडिया में ये अभी भी 15.3%। तो इंडिया के अंदर नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है, जो ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारे लिए आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये एक अच्छी बात है कि चलो ठीक है भी, एग्रीकल्चर जो है वो 15.3% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बट ये एक और झलक भी हमें दे रहा है कि इंडिया जो है अभी भी बैकवर्ड है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी इसकी है। तो इस बात को भी ये शो करता है। तो हमें पता लगा कि नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, 15.3% योगदान जो है वो एग्रीकल्चर का है, जो कि एक अच्छी बात भी है और एक सिग्नल भी दे रहा है हमें इससे ये पता लगता है कि इंडियन इकोनॉमी अभी भी बैकवर्ड इकोनॉमी में है, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। दूसरा, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। देखिए, देश की जनता को खाने के लिए जो आइटम्स चाहिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए जो आइटम चाहिए, उन्हें वेज गुड कहते हैं। इसमें आपका वेज गुड्स के अंदर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका वीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसके अलावा दालें हो गई, पल्सेस जिसको हम बोलते हैं, मेज हो गया, मक्का हो गया, देन आपका बाजरा हो गया और ऑयल हो गया। तो ये सारा आइटम जो आपको देश की जनता को अपना पेट भरने के लिए इन सब आइटम्स की जरूरत पड़ती है, तो इसकी सप्लाई कौन करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 130 करोड़ लोगों को ये खाने की आइटम्स देता है, और लगभग 40 करोड़ हमारे जो पशु हैं जो हमने पाले हुए हैं, उनको चारा भी जो है वो कहां से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो अगर हम देखें कि 1950-51 से लेकर के आज तक हमारी अगर पॉपुलेशन देखें तो वो लगभग 3 गुना बढ़ गई है, हमारी पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ी है। और एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो हमने एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा रखा है। तो बहुत अच्छी बात है कि आज हम हर एक आदमी का पेट भरने को सक्षम है। इंडिया के अंदर इतना ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, उससे हम हर आदमी का पेट भरने के लिए कैपेसिटी रखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ सीरियल्स, अनाज जो है वो
हर एक आदमी के हिस्से में कितना अनाज आ रहा है। तो 1951 में लगभग 395 ग्राम अनाज हम अवेलेबल करवा रहे थे। वहीं आज इतनी पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी अगर हम 2016 की बात करें तो आज लगभग 487 ग्राम 487 ग्राम अनाज जो है एवरेजली हम एक आदमी को अवेलेबल करवा पा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि देश का पेट भरने में एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। देखिए, देश के अंदर रोजगार देने में एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ही ज्यादा योगदान है। अगर आप 2015-16 का डाटा लें, देश की टोटल पॉपुलेशन का 46.2% जो जनता है वो एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, एग्रीकल्चर के अंदर वो काम कर रही थी। तो देश की लगभग आधी जनता जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर लगी हुई है। तो इसका अपने आप में ये एक सबूत है कि एग्रीकल्चर जो है हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये हमें एक और सिग्नल दे रहा है कि जब देश की इतनी ज्यादा जनता एग्रीकल्चर में लगी हुई है तो वो देश की बैकवर्डनेस को, पिछड़ेपन को शो कर रही है कि हम जो है लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं, हम लोग इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाए हैं और सर्विस सेक्टर में भी हमने लोगों को रोजगार नहीं दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमें इससे, ये जो 46.2% जनता इसमें लगी हुई है, इसको हमें एग्रीकल्चर से, खेतों से निकाल करके उनको सर्विस सेक्टर में जॉब देना चाहिए ताकि वो हमारे देश की इकोनॉमी में और ज्यादा योगदान कर सके। क्योंकि अगर आप अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की कंडीशन देखोगे तो वहां सिर्फ, अगर आप देखोगे तो यूके के अंदर 1.3% लोग लगे हुए हैं सिर्फ एग्रीकल्चर में, अमेरिका में सिर्फ 0.7% और जर्मनी में सिर्फ 3% लोग ही एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है अभी भी बहुत ज्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा और ये जो फालतू लोग एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं इनको सर्विस सेक्टर में डालना होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। देखिए, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि इंडिया है, तो स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें एग्रीकल्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट। देखिए, इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है। रॉ मटेरियल इन द सेंस कि आपका जो ऑयल सीड है, कॉटन है, इसके अलावा आपका शुगर केन है, तो ये सारी जो रॉ मटेरियल है ये इंडस्ट्री को मिलता है और उससे एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से इंडस्ट्री का विकास होता है। कुछ जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री है, इसके अलावा आपकी जूट की इंडस्ट्री है जिसमें हम रस्सियां बनाते हैं, जिससे वो सारी की सारी जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अगर होगा, एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ होगा तो इंडस्ट्रीज में भी अच्छा ग्रोथ होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री से भी कुछ आइटम्स मांगता है कि जैसे आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो आप जो है इंडस्ट्री से लेते हो, तो उससे इंडस्ट्री का भी विकास होता है और एग्रीकल्चर का भी विकास होता है। तो इस तरह हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो काफी ज्यादा योगदान करता है देश की इंडस्ट्रीज के अंदर, उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाता है और इससे कि देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होती है और इंडस्ट्री की जब डेवलपमेंट होती है तो देश की पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैसे एग्रीकल्चर जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर का फॉरेन ट्रेड के अंदर, विदेशी व्यापार जो है उसमें काफी बड़ा हाथ है। देखिए, इंडिया जो फॉरेन के अंदर ट्रेड कर रहा है, विदेश के अंदर जो व्यापार करता है, उसमें एग्रीकल्चर आइटम्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में हम इंडिया से जो है टी है, कॉफी है, आपके मसाले हमारे बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तंबाकू है, तेल है, जूट है, ये सारी आइटम्स जो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट है 2016-17 में, उसमें टोटल एक्सपोर्ट में 12.3% कंट्रीब्यूशन जो था वो एग्रीकल्चर आइटम्स का था।
तो लगभग 12.3% जो हमारा एक्सपोर्ट है उसका एग्रीकल्चर आइटम से वो आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम काफी ज्यादा खाने का जो तेल है जिसको हम एडिबल ऑयल बोल रहे हैं, जो आपके जितने भी आपकी भुजिया हैं, जितने भी आपके बिस्किट्स हैं, जितने भी आपके तली हुई आइटम्स हैं, वो सारी की सारी जिस तेल से बनती है, और वो तेल हम बाहर से मंगवाते हैं जिसको हम पाम ऑयल बोलते हैं। तो ये सारी की सारी आइटम, फर्टिलाइजर्स हम बाहर से मंगवा रहे हैं, एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं, औजार हैं, वो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो जो जो हमारी डिमांड बढ़ रही है, जो जो हमारी इंपोर्ट भी इन आइटम्स का बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल होता है। देखिए इंडिया में जो है हम लोग काफी ज्यादा आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर आइटम्स, बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंपोर्ट भी हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और खास करके हम जो ऑयल जो है, ऑयल बहुत ज्यादा बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप ज्यादा इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट आपका कम होता है, इंपोर्ट आपका ज्यादा होता है, तो इससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होता है। मतलब आपको पेमेंट ज्यादा करनी पड़ती है डॉलर में, और डॉलर आपको एक्सपोर्ट के जरिए कम मिल रहा है। तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, ताकि हम जो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम कम इंपोर्ट करें। तो हम लोग जो है ज्यादा एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम करें, और जो आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम अपने देश के अंदर ही बनाने की सोचें, वहीं से उसको कवर करें, अपनी कंट्री से बाहर से ना मंगाएं। तो एग्रीकल्चर का फॉरेन ट्रेड में भी बहुत अच्छा योगदान है। और अगर हम एग्रीकल्चर को और ज्यादा डेवलप करते हैं, और ज्यादा अच्छा बनाते हैं, और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो हम फॉरेन ट्रेड के अंदर और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, रोल इन इंटरनल ट्रेड, दिस इज नॉट इंटरनेशनल, दिस इज इंटरनल। इंटरनल मतलब देश के अंदर ही अगर जो व्यापार हो रहा है आपका, उसमें क्या योगदान है। तो NSSO का जो सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ी संस्था है जो सर्वे करती है। तो उसने ये देखा कि 2009-10 के अंदर जो आपकी टोटल इनकम थी रूरल एरिया के अंदर, उसमें 44% जो है वो आप फूड के ऊपर खर्च कर रहे हो गांव के अंदर, रूरल एरिया में। और शहर के अंदर, अर्बन एरिया में लगभग आप 57% जो है वो आप रूरल एरिया में खर्च कर रहे हो, और 44% लगभग जो है आप अर्बन एरिया के अंदर फूड के ऊपर खर्च करते हो अपनी टोटल इनकम का। तो ये बहुत ज्यादा है कि आप जितनी भी कमाई कर रहे हो रूरल एरिया में, उसका 57% जो है वो फूड के ऊपर जाता है, और शहरों के अंदर लगभग 44% जो है वो आप फूड के ऊपर आप खर्च कर रहे हो। एग्रीकल्चर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल ट्रेड के अंदर, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट मिलती है बहुत सारे लोगों को, और इससे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। तो ये 44% आइटम जो आप फूड पे खर्च करते हो, तो इससे गवर्नमेंट को काफी टैक्स और गवर्नमेंट को काफी ज्यादा सहायता मिलती है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट। देखिए अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो आपका ये जो व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, गन्ना है, या बाजरा है, या और आइटम्स जो है, ये देश के कुछ एक हिस्सों में ही ज्यादा होता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ये पंजाब, हरियाणा, कुछ आपका यूपी हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये 4-5 स्टेट ही हैं जो व्हीट और राइस ज्यादा उगा रही हैं। तो अब ये राइस जो है पूरी कंट्री में चाहिए आपको, तो ये एक आइटम को दूसरी आइटम, एक आइटम को एक शहर से दूसरे शहर में या दूसरी स्टेट में पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है उसको बहुत अच्छा एक रेवेन्यू मिलता है एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर आइटम्स जो है वो आपको हर देश के हर कोने में पहुंचानी है। तो इसको आप कैसे पहुंचाओगे, या तो रेलवे के थ्रू या ट्रक्स के थ्रू। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर जो आइटम्स हैं उसकी वजह से देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन जो एरिया है, उसको बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है, कमाई होती है। किसकी वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से। तो एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट आपस में जुड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनकम होती है एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज्यादा, अगर हम देखें तो बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं जो एग्रीकल्चर के ऊपर लगाए जाते हैं। जैसे इरिगेशन टैक्स है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी GST मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी मिलती है इससे,
और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो आइटम्स को तो उससे एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाती है गवर्नमेंट। तो जैसे आप टी, कॉफी, तंबाकू एक्सपोर्ट करते हो तो उससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलती है। गवर्नमेंट अब जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगाने की सोच रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की। तो एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट को काफी ज्यादा कमाई होती है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, देश के अंदर अगर आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो कि इंडियन हमारी जो पॉपुलेशन है वो 46.2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा हमने इन्वेस्ट भी कर रखा है। जैसे आप देखें कि जो हमारी लैंड है उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कैपिटल जो है वो हमने इन्वेस्ट कर रखी है, जैसे इरिगेशन के अंदर, पशुओं के अंदर, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में, ट्रैक्टर्स में, और जो एग्रीकल्चर की मशीन है, वेयर हाउस है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। तो अब हम कह सकते हैं कि इतना जो पैसा लगा हुआ है, इतने लोग जो लगे हुए हैं, इतना हमने जमीन के ऊपर काम कर रखा है, इतने हमने ट्रैक्टर्स, इतने हमने इंप्लीमेंट्स, इतने हमने औजार ले रखे हैं, वो सारे जो है वो अगर हम ढंग से यूज करें तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के काम आएंगे। तो दूसरी अगर हम बात देखें कि जब ये जो 46.2% पॉपुलेशन यहाँ लगी हुई है एग्रीकल्चर में, तो ये इतने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी है, मतलब 46% लोगों की एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं है। अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड में देखें तो वहां सिर्फ 1% पॉपुलेशन लगी हुई है। तो ये जो पॉपुलेशन लगी हुई है, ये हम कह सकते हैं कि लगभग 25% पॉपुलेशन इसमें ज्यादा लगी हुई है। तो अगर इसी पॉपुलेशन को हम एग्रीकल्चर से निकाल करके सर्विस सेक्टर में डाल दें, या सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री के अंदर उनको काम लगा दें, फैक्ट्रियों के अंदर, तो इससे बहुत ज्यादा हमारे को उनको इनकम होगी, इनकम होगी तो उनको बचत होगी, बचत होगी तो फिर वो कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर में कि जो फालतू लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, अगर हम उनको एग्रीकल्चर से निकाल करके सर्विस सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में अगर उनको जॉब देते हैं तो वो बहुत ज्यादा काम करेंगे, सस्ते रेट पे काम करने को वो तैयार हैं। उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनकी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेंगे तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन होगा, देश को बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगी। दूसरा सोर्स ऑफ सेविंग, देखिए आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो अमीर किसान हैं उन्हीं की इनकम ज्यादा बढ़ी है, बट फिर भी सेविंग बहुत ज्यादा हो रही है एग्रीकल्चर से, अमीर हो रहे हैं किसान। तो जो इन्होंने एक्स्ट्रा इनकम कमाई है वो हम सेव कर सकते हैं, उसको हम बैंक में सेव करना चाहिए हमें, और वहां से वो जो सेविंग है उसको हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो सेविंग जब किसी की बढ़ती है तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ती है तो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पूंजी का निर्माण होता है। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आपको गरीबी हटानी है तो आपको कैपिटल चाहिए, आपको बेसिक इंडस्ट्रीज चाहिए, तो वो कहां से होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें अच्छा योगदान दे सकता है। तो अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का जो बेनिफिट है वो सभी फार्मर्स को दे दिया जाए तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम जो है वो काफी अच्छा सेविंग के रूप में काम आएगी, और इससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हमने सेविंग की है एग्रीकल्चर में उसको इन्वेस्ट किया जाए, और लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो इन्वेस्ट करें और देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो, ताकि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, और खासकर इंडिया जैसे अंडर डेवलप कंट्री के अंदर, एग्रीकल्चर जो है वो एक बेस का काम करता है, बेसिक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिक है, क्योंकि एक तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। जब एग्रीकल्चर का विकास होता है तो यूं समझ लो कि इंडस्ट्रीज का भी विकास हो रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से। रॉ मटेरियल इन द सेंस कि ऑयल सीड हो गया, कॉटन हो गई, इसके अलावा चाय हो गई, टी के जो पत्ते हैं, इसके अलावा आपका शुगर केन हो गया। तो ये सब जो रॉ मटेरियल है ये इंडस्ट्रीज को कौन देता है? एग्रीकल्चर देता है। दूसरा, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है,
बहुत कम आपको कैपिटल चाहिए होती है, आपको सिर्फ लैंड चाहिए, उसमें आपने बीज डाले, थोड़ा पानी दिया, बिजली आपको फ्री मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत कम रेट में मिलती है। तो एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा कम आता है और आपको इनकम ज्यादा होती है, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज करें तो एग्रीकल्चर को हम बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय को हम दुगना कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर का अगर विकास होगा तो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, सर्विस सेक्टर है, उसका भी विकास होगा और अल्टीमेटली जो है वो सारे के सारे तीनों सेक्टर हैं मिलकर के देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, देखिए सामाजिक और राजनीतिक भी काफी महत्व है, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी एग्रीकल्चर का। देखिए इंडिया जो है मेनली वो गांव का देश है, देश की लगभग 70% पॉपुलेशन जो है, 80% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। अगर देश के अंदर एग्रीकल्चर का विकास होता है, अगर कृषि का विकास होता है, तो गांव की जो इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, वो भी चेंज होती है, वो भी सुधरती है। लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जब होगी तो लोग एजुकेटेड भी होंगे, उनके पास पैसा आएगा, वो एजुकेशन पे लगाएंगे, उनका सोशल इन्वायरमेंट ठीक होगा, उनको पॉलिटिकली थोड़ी नॉलेज मिलेगी, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जो हमारे नेशनल प्रोग्राम है, वो गरीबी हटाने के प्रोग्राम है, चाहे वो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के, चाहे वो सबको रोजगार देने के, तो देश में जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लागू कर रखे हैं उनकी अच्छी नॉलेज मिलेगी किनको, गांव के किसानों को, अगर उनकी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि अगर उनकी खेती बढ़ती है, उनकी आय बढ़ती है, तो उनके घर में अच्छे एजुकेशन बढ़ती है, उनको खुद को भी नॉलेज मिलती है, उनके घर में टीवी आता है, उनके घर में मोबाइल फोन आता है, इंटरनेट आता है, तो उससे उनको थोड़ी नॉलेज मिलती है, उनको ज्ञान होता है कि देश में नेशनल प्रोग्राम क्या चल रहे हैं और देश में इश्यूज क्या चल रहे हैं। तो जब भी कोई नेता वोट लेने के लिए गांव में आता है, तो अगर वहां के जो उस गांव के जो किसान हैं, अगर वो एजुकेटेड होंगे, अगर वो सोशली पॉलिटिकली अगर उनमें नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, तो ये जो नेता है ये उनको बता सकते हैं कि इश्यूज क्या है, हमारे प्रोग्राम क्या है। तो उससे हम देख सकते हैं कि लोगों को भी और नेताओं को भी, देश की जनता को भी और नेता को, दोनों को ही आसानी रहती है ये बताने में कि इश्यूज क्या चल रहे हैं, नेशनल प्रोग्राम क्या है। क्योंकि हमारे जो 75% वोटर है वो गांव में। अगर आप अभी बीजेपी का देखें तो अभी जो बीजेपी ने जो 3 कृषि कानून लेके आए, वो उनको समझाने में बड़ी दिक्कत हुई किसानों को, और किसान समझे नहीं, तो किसानों ने बीजेपी के जो वर्कर्स थे, बीजेपी के नेता थे, उनका विरोध करना शुरू किया, उनको गांव में घुसने नहीं दिया, तो उससे घबरा करके सरकार ने वो कानून वापस लिए। तो ये जो वोटर जो है, इनको नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में, देश के इश्यूज के बारे में कैसे पता लगेगा? अगर उनकी डेवलपमेंट होती है, अगर एग्रीकल्चर डेवलप होती है, तो उनकी भी डेवलपमेंट होती है, किसानों की भी, क्योंकि उनके घर में इंटरनेट, उनके घर में मोबाइल फोन, उनके घर में टीवी, उनको नॉलेज बढ़ती है, उनकी एजुकेशन बढ़ती है। तो सारे के सारे लोग इस तरह से जब एजुकेटेड होते हैं, तो देश के नेताओं के लिए बहुत ही इजी रहता है प्रोग्राम्स के बारे में बताने का और इश्यूज के बारे में बताने का। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देखिए कुछ एक जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि जूट है, आपका वीट है, राइस है, शुगर केन है, फ्रूट्स है, उसमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है। अगर इंडिया जो है देखें तो वो कुछ एक जो आइटम हम बनाते हैं उसमें हम पहले नंबर पे हैं, और कुछ एक आइटम्स जो है उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया जो है कुछ एक आइटम्स के अंदर उसकी मोनोपोली है। तो अगर हम देख सकते हैं कौन कौन सी आइटम्स है वो अगर आइटम हम देखें तो इंडिया जो है, इंडिया का फर्स्ट नंबर है, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है पल्सेस के अंदर, दालों के अंदर, जूट के अंदर, मसालों के अंदर, मिल्क कंजप्शन के अंदर, घी और बटर के अंदर, काजू के अंदर, इन आइटम्स में इंडिया का रैंक फर्स्ट है। और अगर दूसरे रैंक की अगर हम बात करें, सेकंड रैंक की, तो इंडिया जो है वो वीट के अंदर, राइस के अंदर, शुगर केन के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, कॉटन और टी के अंदर दूसरे नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारी आइटम्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरे देश का पेट भर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इन ब्रीफ हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अगर हमें देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो
एग्रीकल्चर सेक्टर जो यूं कह लो कि एक प्री कंडीशन है हमारे देश के लिए। अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें एग्रीकल्चर का विकास करना होगा, इस बात को आप याद रखें। किसान को खुशहाल करें, किसान को आप अच्छी अच्छी योजनाएं दें, उनका विकास हो। अगर देश में कृषि का विकास होगा तो देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। So thank you so much for listening. If you have any queries, please contact me.